Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about fat mobilization. It is also called lipolysis. Lipolysis means lipids breakdown, fat breakdown. ठीक है, lipolysis किन कंडीशंस में होती है, तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं दो कंडीशंस, एक फिजियोलॉजिकल और एक हम बात कर लेंगे पैथोलॉजी की. ठीक है, फिजियोलॉजिकल और द सेकेंड इज पैथोलॉजिकल. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इंसुलिन इनहिबिट करता है लाइपोलाइसिस को. ठीक है, अब अगर फिजियोलॉजी में हम बात करते हैं फास्टिंग की, ठीक है, और पैथोलॉजी में डायबिटीज़ मेलाइटस स्पेशली टाइप 1. पहले फिजियोलॉजी देखते हैं. फास्टिंग में क्या है कि हमें पता है कि काफ़ी देर से अगर एक बंदे ने डाइट इनटेक नहीं किया, ठीक है, डाइट नहीं ली, तो उसका सीरम ग्लूकोज लेवल पहले ही कम है, तो अब इंसुलिन की सिक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियास कम हो जाएगी. अब अगर इंसुलिन नहीं, इंसुलिन नॉर्मली इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस, तो लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी. इंसुलिन डेफिशिएंसी स्टिमुलेट्स लाइपोलाइसिस, तो फास्टिंग में लाइपोलाइसिस होती है. और द सेकेंड वन इज़ पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस. इसमें इंसुलिन की कंजेनिटल एब्सेंस है. जब इंसुलिन डेफिशिएंट है तो उस केस में क्या होगा कि लाइपोलाइसिस होगी. और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस में इतनी लाइपोलाइसिस हो जाती है कि बहुत ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स. लेकिन लाइपोलाइसिस है क्या? इट इज़ लिपिड्स ब्रेक डाउन, टैग ब्रेक डाउन. वी नो कि फ्री फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में कम अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ज़्यादातर जो फैटी एसिड्स हैं वो स्टोर हैं इन द फॉर्म ऑफ टैग की फॉर्म में स्टोर हैं. कहाँ पे? वाइट एडिपोज टिश्यू में. वाइट एडिपोज टिश्यू में स्टोर हैं. तो जब लाइपोलाइसिस होती है तो जो टैग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही टैग बनता है ना. टैग सिंथेसिस की एक कंप्लीट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा. अच्छा, अब जो फ्री फैटी एसिड्स है ना, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस में इतनी ज़्यादा लाइपोलाइसिस होती है कि फ्री फैटी एसिड्स की जो सब्सटेंशियल अमाउंट प्रेजेंट इन प्लाज्मा. दिस फ्री फैटी एसिड्स आर प्रो इन्फ्लामेटरी. एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि एक तो ये प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं ये दे कॉज टिश्यूज टू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट. ओके, I have told you that fatty acids in our body are stored in the form of TAG, triacylglycerol. मेजर अमाउंट वाइट एडिपोज टिश्यू में स्टोर है. जब लाइपोलाइसिस होती है, मतलब फैट मोबिलाइजेशन होती है, तो उस केस में क्या होगा कि टैग डिग्रेडेशन हो जाएगी, टैग ब्रेक डाउन. ट्राइएसाइलग्लिसरॉल पे एंजाइम एक्ट करता है टैग लाइपेज. बहुत आसान सा नाम है, यहाँ पे सिंपली लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा तो डैग बन जाएगा, मतलब डाइएसाइलग्लिसरॉल. फिर एंजाइम एक्ट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, HSL. दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर बन जाता है मोनोएसाइलग्लिसरॉल. फिर मोनोएसाइलग्लिसरॉल इज एक्टेड अपॉन बाय मोनोएसाइलग्लिसरॉल लाइपेज. तो सिंपल से जो एंजाइम्स के नेम है, लाइपेज ही सिर्फ आपने लगाना है. लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें तो टैग डिग्रेडेशन मतलब फैट मोबिलाइजेशन या फिर लाइपोलाइसिस का हम एक एंजाइम का नाम दे देते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज. दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन कैपिलरी वॉल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, और इसका एक्टिवेटर है एपोलाइपोप्रोटीन C2. ठीक है, देयर इज एन एपोलाइपोप्रोटीन C2 जो कि स्टिमुलेट करती है इस एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज को. ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन कैपिलरी वॉल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. जब ये एंजाइम स्टिमुलेट होता है तो टैग डिग्रेडेशन होती है और आपके पास दो मेन प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो इंसुलिन जो हार्मोन है, ठीक है, इसका काम एक जनरल पहले बात कर लेते हैं. इंसुलिन इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस. ठीक है, अगर इंसुलिन लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करेगा तो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा. ठीक है, इंसुलिन का नेगेटिव इफेक्ट है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज पे, और ग्लूकागोन का जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज पे. और मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि इंसुलिन के साथ हम थायराइड हार्मोन्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, T3 एंड T4. और ग्लूकागोन के साथ हम कैटिकोलामीन्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिनेफ्रीन है, हम उसकी बात कर लेते हैं. ओके, तो ये तो हार्मोनल रेगुलेशन की बात होगी. अब अगर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन मतलब
कोवेलेंट रेगुलेशन की बात करें, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के हवाले से हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की कैसे रेगुलेशन होती है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, बहुत आसान सी बात है। एपिनेफ्रीन, ठीक है, एपिनेफ्रीन को हम लेते हैं, मतलब कैटिकोलामीन है ये। आपको पता है कि कैटिकोलामीन्स कौन से रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती हैं? बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे। ये कैटिकोलामीन जब जाके स्टिमुलेट करेगी बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को, तो क्या होगा कि जो एडिनाइलाइल साइक्लेस सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एडिनाइलाइल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाएगी। Whenever catecholamines like epinephrine stimulates beta 2 adrenergic receptors, तो adenylyl cyclase एक्टिवेट हो जाता है। We know adenylyl cyclase enzyme converts ATP into cyclic AMP। जब साइक्लिक AMP सब्सटेंशियल अमाउंट में बन जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को, PKA, प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए फिर फॉस्फोराइलेशन करवाता है। तो ये जो एंजाइम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, इसकी भी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। अब जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ना हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की, वो एक्टिव फॉर्म है। मतलब फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिव एंजाइम है, तो ये इजीली कन्वर्ट कर देता है डायसाइल ग्लिसरॉल को इनटू मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। अब इसके इस सारे इफेक्ट के क्वाइट ऑपोजिट इफेक्ट्स होंगे अगर इंसुलिन या फिर थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो है वो प्लाज्मा में एलिवेट हो। इफ़ प्लाज्मा ग्लूकागोन और कैटिकोलामीन्स लेवल इज़ एलिवेटेड, तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, मतलब एक्टिव है, तो लाइपोलाइसिस ज़्यादा हो रही है। दिस विल स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस। और कॉन्ट्रेरी टू दिस इफेक्ट, अगर प्लाज्मा में इंसुलिन और थायराइड हार्मोन्स का लेवल हाई है तो लाइपोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगी। कैसे इनहिबिट होगी, तो सेम इसका ऑपोजिट हम देख लेते हैं। इंसुलिन अगर ज़्यादा है तो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स की डिक्रीज स्टिमुलेशन है। लेस स्टिमुलेशन तो एडिनाइलाइल साइक्लेस AMP, एडिनाइलाइल साइक्लेस साइक्लिक AMP जो सिस्टम है ये भी लेस एक्टिव होगा, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP का लेवल कम, प्रोटीन काइनेज ए कम, फॉस्फोराइलेशन कम। डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम इज इट्स इनएक्टिव फॉर्म, तो लाइपोलाइसिस इनहिबिट हो जाएगी। दिस इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। I have told you that the two main products of lipolysis are free fatty acids and glycerol। अब हम इनकी फेट्स देख लेते हैं। टैग डिग्रेडेशन तो होती है एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू का एक हम एडिपोसाइट मतलब एक सेल बना लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे टैग डिग्रेडेशन हो गई है, तो आपके पास दो मेन प्रोडक्ट्स फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ गया, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं फेट ऑफ ग्लिसरॉल की। दिस ग्लिसरॉल कैन नॉट बी फर्दर मेटाबोलाइज्ड इन एडिपोसाइट बिकॉज इसकी मेटाबोलाइजेशन के लिए एक एंजाइम रिक्वायर है, दैट इज़ ग्लिसरॉल काइनेज, जो कि एडिपोसाइट्स में नहीं प्रेजेंट नहीं होता। तो अब ये ग्लिसरॉल जो है एडिपोसाइट से बाहर आएगा ब्लड में, और ब्लड से चला जाएगा लिवर में, ठीक है। दिस इज समवट लिवर, ओके। अब लिवर में जब ये ग्लिसरॉल एंटर हो गया तो आगे क्या एक स्टेप होता है फॉस्फोराइलेशन का। ग्लिसरॉल, ओके, ग्लिसरॉल की फॉस्फोराइलेशन से बन जाता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है ग्लिसरॉल काइनेज, एंड दिस एंजाइम इज डेफिशिएंट इन एडिपोसाइट्स। दैट इज़ द रीज़न कि ग्लिसरॉल की फर्दर मेटाबोलाइजेशन, जो फर्दर उसका मेटाबॉलिज्म है, वो एडिपोज टिश्यू में प्रोसीड नहीं करता। इसीलिए ग्लिसरॉल ब्लड से लिवर में एंटर होता है, वेयर इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज, फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लग जाता है। अब आगे ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इट इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कंडीशंस एंटर हो जाता है या फिर ग्लाइकोलाइसिस में और आइदर इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। दिस इज़ अबाउट फेट ऑफ ग्लिसरॉल। Okay, the last important thing is fate of free fatty acids. Free fatty acids, over 50% of free fatty acids resulting from tag degradation are re-esterified with glycerol to form tag. बाकी जो रिमाइंडर फ्री फैटी एसिड्स हैं, दीज कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। कैसे? सबसे पहले तो फ्री फैटी एसिड्स की होती है एक्टिवेशन बाय एक्शन ऑफ एंजाइम फैटी एसाइल को ए सिंथेटेज। तो फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं टू देयर एक्टिव फॉर्म विच इज़ फैटी एसाइल को ए।
This enzyme is present in multiple organelles like in outer mitochondrial membrane, in peroxisomes, endoplasmic reticulum. तो फ्री फैटी एसिड्स की हो गई एक्टिवेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये फ्री जो फैटी एसाइल को ए है, दिस एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन से होती है एटीपी प्रोडक्शन। Okay, this is how free fatty acids can serve as energy source. But one most important thing, brain and RBCs cannot use free fatty acids as a source of energy. क्योंकि ब्रेन का तो हमें पता है कि ब्रेन दो मेन सोर्सेज यूज़ करता है फॉर एनर्जी। देयर आर टू मेन सोर्सेज दैट प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेन। नंबर वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, एंड द सेकेंड वन इज़ कीटोन बॉडीज़। और जो आरबीसीज इसलिए नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज आरबीसीज लेक माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ ऑल अबाउट टैग डिग्रेडेशन। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख लें या फिर कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।